आज का लेक्चर क्लास 11th है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का हमारा लेक्चर 2 है। इससे पहले हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स के बारे में पढ़ा था, थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, आइस पॉइंट क्या होता है, स्टीम पॉइंट क्या होता है वो पढ़ा था। फिर हमने एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ा था। एक्सपेंशन लेंथ पे होती है, एरिया पे होती है, वॉल्यूम पे होती है। लेंथ पे एक्सपेंशन डेल्टा एल होती है, एरिया पे एक्सपेंशन डेल्टा ए होती है, वॉल्यूम पे एक्सपेंशन डेल्टा वी होती है। डेल्टा एल की वैल्यू अल्फा एल एल डेल्टा टी होती है। एरिया पे एक्सपेंशन अल्फा ए डेल्टा टी होती है। वॉल्यूम पे एक्सपेंशन अल्फा वी डेल्टा टी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने पिछले वीडियो से रिवाइज करना है अच्छे से। आप मैथमेटिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना, जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना। आज के लेक्चर पे बढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी एंड चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बात करेंगे। हीट कैपेसिटी, चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट, ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे आज के। ठीक है। हीट कैपेसिटी हम ऑलरेडी इसके थर्मोडायनेमिक्स पे हम हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। हीट है, ठीक है। हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस है तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म होगी, उसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम हीट कहते हैं, जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चाय, मैं पानी पी रहा हूँ, चाय का बोल गया। फॉर एग्जाम्पल चाय, तो चाय में क्या हो रहा है? चाय अभी गर्म है, ठीक है। तो हीट फ्लोज, इस चाय से हीट बाहर की ओर निकल रही है। बाहर की ओर क्यों निकल रही है? क्योंकि बाहर की सराउंडिंग ठंडी है। हीट अंदर नहीं आएगी, हीट बाहर जाएगी। फिर से देखो, इस पे नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। तो अभी देखो, हीट फ्लोज फ्रॉम द कप ऑफ हॉट टी टू द एनवायरमेंट, ठीक है। फ्रॉम द कप ऑफ हॉट टी टू द एनवायरमेंट जाएगा, कप से एनवायरमेंट की ओर जाएगा। यहाँ पे अब मैं पिक्चर पे नहीं लिख पा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है शायद, कोई बात नहीं। हीट ऑफ कप ऑफ हॉट टी इज 10 जूल। मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस है कि कप ऑफ हॉट टी का जो हीट है वो 10 जूल है, इसको हम मीनिंगलेस कहेंगे। हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कप ऑफ हॉट टी टू द एनवायरमेंट इज 10 जूल, ये सही होगा। ठीक है, एक सेकेंड। पेन आज अच्छे से काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। तो अगर हम बोलेंगे कि कप ऑफ हॉट टी की जो हीट है वो 10 जूल है, ये गलत बात है। हम क्या कहेंगे? हीट ट्रांसफर 10 जूल का हुआ है। हीट ट्रांसफर 10 जूल का हुआ है हॉट टी से एनवायरनमेंट पे, ठीक है। ये मीनिंगफुल है। तो अब देखो, मैं अपने आप को छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। Heat is a form of energy transferred between a system and its surrounding by virtue of temperature difference. ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर है, ठीक है, एकदम ठंडा पानी है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, रूम टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। ये ज़्यादा गर्म है, तो हीट अब यहाँ से इसकी ओर आएगा, इसकी ओर हीट आएगी, ठीक है। हीट फ्लोज फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द ग्लास, एनवायरमेंट to the glass, from environment to the glass. The SI unit of heat is joule. SI unit of heat क्या है? joule है। इस बार ग्लास ऑफ वाटर आ गया था तो मैंने पानी पी लिया। अभी हीट को देखते हैं। हमने एक टेम्परेचर डाल दिया 25 डिग्री सेल्सियस, हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे हमारा मरकरी अभी सेट है।
तो हम इसे गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम T1 पे डेल्टा टी हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 25 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ गया, ठीक है, 50 पे पहुंच गया ना। तो टाइम T1 पे डेल्टा टी 25 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, तो यहाँ पे 25 पे 50 और जा रहा है, 75 जा रहा है, तो T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है। T2 ये जो टाइम टेकन है T2 वो इस टाइम के डबल होना चाहिए। देखो अब एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये बॉक्स है, डबल द क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड रेजिंग टुवर्ड्स द टेम्परेचर ऑफ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ से इसको पढ़ना है, रेजिंग ट्वाइस द टेम्परेचर ऑफ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। इतना ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर का अगर आपको टेम्परेचर 2 गुना बढ़ाना है, अगर 2 गुना बढ़ाना है तो हीट को भी डबल करना पड़ेगा, तो हीट को भी डबल करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको हीट बढ़ानी है ना, या फिर अगर आपको हीट बढ़ानी है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, या तो अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है ना तो आपको हीट बढ़ानी पड़ेगी। बस ये सिंपल सी इक्वेशन ये सेकंड बॉक्स हमारा बोल रहा है, ठीक है। अब हमने अमाउंट ऑफ वाटर को डबल कर दिया है, अमाउंट ऑफ वाटर को ही हमने इस बार डबल कर दिया। तो अभी देखो सेम चीज हो रही है यहाँ पे कि टाइम T1 में डेल्टा टी इंक्रीज हो रहा है 25 पे 25 डिग्री सेल्सियस और, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस। ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको भी बॉईल किया जा रहा है, और डेल्टा टी यहाँ पे भी 25 डिग्री का कर दिया, यानी कि हीट हमने बराबर दी। हीट हमने बराबर, हीट की बात नहीं कर रहे हम, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जो चेंज इन टेम्परेचर है ना वो बराबर है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बराबर है। इस बार अमाउंट हमारा डबल है, ठीक है। यहाँ पे आई गेस अमाउंट के बारे में बात होनी चाहिए। T3 T1 इससे कंफ्यूज हो रहे हो, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे जितना टाइम लगा होगा इसको डबल करने, इसको 25 से 50 पहुंचने में, इसको जितना लगा है उसका डबल ले लो। T3 एक टाइम है, T2 T1 एक टाइम है। T1 को मान लो अगर 10 मिनट लगते हैं 50 डिग्री तक पहुंचाने में, तो अगर इस क्वांटिटी का आपने डबल क्वांटिटी ऑफ वाटर इधर ले लिया है तो आपको T3 कितना टाइम लगेगा, इसका डबल, क्योंकि पानी यहाँ पे डबल है। अगर पानी सेम होता, सेम क्वांटिटी में होता तो इसको भी 10 मिनट लगते, क्योंकि इसमें इतना पानी और है तो 10 मिनट और लगेंगे उसको गर्म होने में, यानी कि 20 मिनट लगेंगे टोटल गर्म होने में। तो T3 इक्वल्स टू 2T1 ये है, ठीक है। टाइम की ही बात हो रही है। डेल्टा क्यू जो चेंज इन हीट होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है मास के भी, कि कितना मास है उसके अंदर। अब एक और सिनारियो, हमने लिक्विड ही चेंज कर दिया, इस बार हमने लिक्विड ही चेंज कर दिया है, ठीक है। तो लिक्विड जब हमने चेंज कर दिया तो 25 डिग्री से 50 डिग्री पहुंचने में, 25 डिग्री से 50 डिग्री पहुंचने में 25 डिग्री का चेंज आने में T4 टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस बार T4 कम होगा T1 से, या T4 ज्यादा भी हो सकता है T1 से, हमने बोल दिया T4 कम। अगर इसको 10 मिनट लग रहे थे 25 डिग्री पहुंचाने में, इसको मान लो 5 मिनट ही लग गए, हो सकता है ना। क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वार्म अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ज्यादा भी लग सकता था, कम भी लग सकता था, हमने कम मान लिया, ठीक है। वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो हीट के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या क्या बात करी हमने, हम देखते हैं हमने क्या क्या बात करी है। एक सेकेंड, आ जाते हैं, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। क्या क्या बात करी है यहाँ पे देखो, पहले हमने पानी को बॉईल किया 25 डिग्री से, बॉईल नहीं कर रहे, पानी को हीट कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो वाटर है, पानी को हीट कर रहे हैं 25 डिग्री से, हमें इसको 50 डिग्री तक पहुंचाना है, यानी कि 25 डिग्री का इंक्रीज चाहिए। 25 डिग्री का इंक्रीज T1 टाइम पे हो रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली इतने ही पानी को हम बॉईल करेंगे, लेकिन 25 डिग्री नहीं, चेंज इन टेम्परेचर 25 डिग्री का नहीं होना चाहिए, 50 डिग्री का होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो डबल अगर करना है तो 25 से 50, 25 पे 50 और,
25 पे 50 और मतलब 75 डिग्री पे तक पहुंचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है टाइम भी ज़्यादा लगेगा, T1 पे जितना टाइम लगा था उसका डबल कर दो तो आपको सेकेंड टाइम मिल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, T2 इज टू 2T1 एंड डबल द क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड रेजिंग ट्वाइस द टेम्परेचर ऑफ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ये हमने पढ़ लिया था। डेल्टा क्यू किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी पे डिपेंड करता है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो पहले क्या पढ़ा, डेल्टा क्यू किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी पे करता है। अभी हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ये सॉरी अमाउंट को बढ़ा दिया, यहाँ पे कम पानी है, यहाँ पे डबल पानी है, यहाँ पे जितना पानी है उसका डबल ले लिया। तो हम देखेंगे कि टाइम तो फिर से डबल लग जाएगा, टाइम तो फिर से डबल लग जाएगा, लेकिन सॉरी पहले क्या था, डेल्टा क्यू डेल्टा टी के एंड डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम, मास पे भी जितना मास ज़्यादा होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब लिक्विड भी चेंज कर दिया, तो ये जो चेंज होता है ना ये नेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर पे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने अभी के लेक्चर में पढ़ी। T4 ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, पानी भी मुझे रेगुलर पीना पड़ता है, तो अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट। स्पेसिफिक हीट में देखो हमने ये चीज़ पढ़ ली थी, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एंड डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये पढ़ लिया था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम डेल्टा टी, एम डेल्टा टी दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमने डाल दिया S, इसी S को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है, वेयर S इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और S को S देखो डेल्टा क्यू किसकी इक्वल है, M S डेल्टा T, तो S किसकी इक्वल हो जाएगा, S इधर ही रहेगा, M और डेल्टा T नीचे आ जाएगा, M डेल्टा T, तो डेल्टा क्यू अपॉन M डेल्टा T, डेल्टा क्यू अपॉन M डेल्टा T, सेम इक्वेशन, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ, या तो एब्जॉर्ब करे या तो बाहर निकाल दे, सबस्टांस में या पे, ठीक है, या तो एब्जॉर्ब होगा या तो बाहर निकालेगा, ठीक है, टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, कितना हीट पर यूनिट मास एब्जॉर्ब या निकालेगा टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाने या उतारने के लिए, घटाने के लिए, स्पेसिफिक हीट, यह हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या है, जूल, एम क्या है, मास तो पर केजी, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर तो पर केल्विन। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। पानी का अपना स्पेसिफिक हीट होता है, अल्युमिनियम का अपना होता है, मरकरी का अपना होता है, ऑयल का अपना होता है, कॉपर का अलग होता है, आइस का अलग होता है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दी हैं आपको, मैं अपने आप को यहाँ रख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ 9 आइटम्स के आपको अलग अलग स्पेसिफिक हीट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हो। वाटर हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंपेयर टू अदर सब्सटेंस। एक चीज़ ये याद रख लेना कि वाटर की हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है बाकी सब्सटेंस से कितनी होती है, 4186। For this reason, water is also used as a coolant in automobile radiator as well as heater in the hot water packs. इसी रीजन की वजह से वाटर को एज कूलेंट भी यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर बहुत लेट गर्म होता है या बहुत लेट ठंडा होता है एज कंपेयर टू आइस भी, ठीक है। ये पानी को यूज कर रहे हैं कूलेंट में। Why the wind at the beach often reverses direction after the sun goes down? बीच में पानी मान लो कि जो आपकी हवा आ रही है वो पानी से बीच की तरफ आ रही है, ठीक है,
लेकिन सन डूब गया, अब क्या हो रहा है, बीच से पानी की ओर जा रही है हवा, ऐसे उल्टा क्यों हो जाता है? खैर मैं तो कभी पर्सनली बीच पे नहीं गया हूँ, एंड आप गए होंगे तो बताना क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है या नहीं। तो देखो, दिन के टाइम ऐसे कूल सी ब्रीज आ रही है यहाँ पे, वार्म एयर ऊपर जा रही है, ठीक है। रात के टाइम वार्म एयर इधर आ रही है और कूल ब्रीज इधर के लिए जा रही है, उल्टा हो रहा है। फिर से देखो, कूल ब्रीज यहाँ से यहाँ आ रही है, वार्म एयर यहाँ से यहाँ आ रही है, ये वार्म है, ठीक है। यहाँ पे देखो वार्म एयर यहाँ से आ रही है अब, और कूल ब्रीज यहाँ से आ रही है, ऐसा उल्टा क्यों होता है? वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड ड्यूरिंग नाइट। वाटर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, तो ठंडा भी बहुत लेट होगा और गर्म भी बहुत लेट होगा। तो ठंडा बहुत लेट हो रहा है, कूल डाउन स्लो हो रहा है कंपेयर टू लैंड, ठीक है। हीट कैपेसिटी रीज़न वही था क्योंकि वो ठंडा लेट होता है, ठीक है, लैंड के कंपैरिजन में ठंडा लेट होता है इसलिए। तो अब देखो, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज यूनिट चेंज। स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर रहे थे ना, तो अभी सिर्फ हीट कैपेसिटी है। पहले जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था, पहले हीट कैपेसिटी पढ़ाई थी, फिर स्पेसिफिक हीट, फिर मोलर हीट, फिर लेटेंट हीट। पहले हमने यहाँ पे स्पेसिफिक हीट पढ़ ली, जहाँ पे सिर्फ अमाउंट ऑफ हीट के बारे में बात की जाती है कि आपका यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे भी हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज यूनिट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। सेम ही चीज हो रही है। एस क्या है यहाँ पे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। वहां पे एस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, यानी कि एक यूनिट मास पे कितनी टेम्परेचर इंक्रीज करने की जरूरत है, एक यूनिट मास पे कितनी हीट हम डालें कि एक यूनिट टेम्परेचर बढ़ जाए, वो होती है आपकी स्पेसिफिक हीट। ये है आपकी स्पेसिफिक हीट। लेकिन जब आपको मास से कुछ लेना देना है ही नहीं, बस आपको एक यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो उसको आप कहोगे हीट कैपेसिटी, उसको आप कहोगे हीट कैपेसिटी, ठीक है। डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस, डेल्टा टी चेंज इन द टेम्परेचर। द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप पढ़ चुके हो, इसको डिनोट करते हैं सी से, ये एस अपॉन म्यू होता है, म्यू आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो फॉर गैसेस ये सारी चीज़ें आप ही पढ़ोगे, ठीक है। प्योर वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट पे सीपी मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, एंड जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। इसको सीवी से डिनोट करते हैं, इसको सीपी से डिनोट करते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। चेंज ऑफ स्टेट, फिर उसकी कर्व, और फिर उसका लेटेंट हीट। चेंज ऑफ स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जाना, लिक्विड से गैस हो जाना, गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो जाना। तो ये चेंज ऑफ स्टेट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हम जानते हैं मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है। अर्थ पे मैटर की सिर्फ 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। A transition from one of these state to another is called change of state. अगर सॉलिड से गैस जा रहा है तब भी हम चेंज ऑफ स्टेट बोलेंगे, लिक्विड से गैस जा रहा है तब भी बोलेंगे, गैस से सॉलिड जा रहा है तब भी हम चेंज ऑफ स्टेट बोलेंगे। बस अपना स्टेट अगर सॉलिड के अलावा कुछ और बन जाए तो चेंज ऑफ स्टेट। लिक्विड है, लिक्विड अब कुछ भी करके कुछ और बन गया, सॉलिड है गैस बन गया, तो चेंज ऑफ स्टेट हो गया, ठीक है। These change can occur when the exchange of heat take place between the substance and its surrounding. गलत जगह आ जाता हूँ मैं। मेल्टिंग क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड जाने को मेल्टिंग कहते हैं। ये रहा आपका सॉलिड, इसको हीट करो, ये मेल्ट हो जाएगा।
फ्यूजन क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड जाना। सॉलिड से लिक्विड जाने को मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड जाने को फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ये पानी है, इसको फ्रिज के अंदर डाल दिया, आइस बन गई, तो ये क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस जाना, लिक्विड से गैस जाने को हम वेपराइजेशन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस से लिक्विड जाना। ठीक है, गैस से लिक्विड हो जाना, इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से वेपर बनना, सॉलिड से सीधा, सॉलिड से ये ड्राई आइस डाली, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बन जाना। तो चेंज ऑफ स्टेट कर्व अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेल्टिंग, सब्लिमेशन, मेल्टिंग का उल्टा फ्यूजन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट कर्व देख लेते हैं। वैसे ये चीज़ भी आप ही नहीं करनी चाहिए थी, कोई इतना टफ नहीं है। तो -10 डिग्री सेल्सियस पे हम कुछ बॉईल कर रहे हैं, सॉरी बॉईल नहीं, हीट कर रहे हैं बर्फ़ को, तो 0 डिग्री सेल्सियस -10 से 0 पे पहुंच गए। ठीक है, ये -10 है। हाइट चेक करो, यहाँ पे -10 डिग्री नीचे के लिए ना, तो अभी हाइट 0 हो गई ना, यहाँ पे 0 हाइट हो गई। तो पहले हमने हीट किया, इस बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा दिया। नेक्स्ट, ये सॉलिड फेज ऑफ द आइस आ गई। ठीक है, अब और हीट कर रहे हैं, ये पानी चेंज हो रहा है, पानी में चेंज हो रहा है। ठीक है, पानी में चेंज हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा थोड़ा यहाँ तक जाएगा, और फिर धीरे धीरे फिर वो वाटर की ओर जाएगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, एक बार इसको फिर से देखो। यहाँ पे है ना, यहाँ पे 0 है, सॉलिड फेज आइस, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो, एक सेकंड, देखो हीट हो रहा है, पहले ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये फेज चेंज है। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो ही रहा होगा, इसको हम फेज चेंज कहेंगे। ठीक है, आइस से वाटर हो ही रहा है, अब धीरे धीरे ये अच्छे से वाटर बनेगा, धीरे धीरे ये अच्छे से वाटर बनेगा। कहाँ तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर बनेगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर फिर से फेज चेंज होगा, लिक्विड से गैस बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, लिक्विड फेज ये है, फिर लिक्विड से गैस बनने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा फेज चेंज आएगा, एंड फिर फेज चेंज जब हो जाएगा तो ये गैस फेज में आ ही जाएगा। तो ऐसे आपका चेंज ऑफ स्टेट कर्व बनती है, पहले ऐसे ऊपर चढ़ता है, फिर थोड़ा फेज चेंज आता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर फेज चेंज आता है, फिर ऊपर चढ़ता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे है? मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ द सबस्टांस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये अभी आपका एक नया डेफिनेशन आ गया, जिसको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि मेल्टिंग पॉइंट, पहले हमने मेल्टिंग पढ़ा था, एक प्रोसेस पढ़ा था कि लिक्विड, आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। अभी आपको मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना है, ये एक वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे सॉलिड और आपका जो लिक्विड होता है, जो आपका सॉलिड होता है और जो आपका लिक्विड होता है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे, ये वाली लाइन पे मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये है मेल्टिंग पॉइंट। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स of the substance. It also depends on pressure. Melting point of a substance at standard atmospheric pressure is called normal melting point. अगर standard atmospheric pressure होगा तो उसको normal melting point कहते हैं। Reglation ये आपके लिए न्यू होगा, एक न्यू कंसेप्ट होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके पास आइस पैक पड़ा है। ठीक है, को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपके पास आइस पैक पड़ा है, आपको करना क्या है, इस आइस पैक में इसके अंदर तार डालनी है, इसके अंदर तार डालनी है, इसके अंदर तार डालनी है। कैसे डालोगे?
ना आपको इस आइस को तोड़ना है, ना इसमें कोई छेद करना है, तो एक तार को इस आइस के अंदर कैसे डालोगे ये बताओ। सोचो, जिस प्रोसेस से हम इस तार को आइस के अंदर डाल देंगे उसी को रेगुलेशन कहते हैं। करना कुछ नहीं है, हमें बस करना ये है कि ये जो बर्फ है और जो हमारी तार होगी उस तार की ये जो एंड है यहाँ पे आप बस वजन डाल दो, यहाँ पे वजन डाल दो। जो बर्फ है वो ऑटोमेटिकली उसकी जो अपर लेयर है, कैसे समझाएं, मान लो ये जैसे क्लैंप है, ठीक है, तो मान लो ये वो तार है ऐसे, इसके बोथ एंड से यहाँ से और यहाँ से मैंने वजन लगा रखा है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने इस पे डाला तो फोर्स नीचे के लिए लग रही है, राइट, फोर्स नीचे के लिए, ऐसा फोर्स नीचे के लिए लगेगी, है ना, क्योंकि नीचे ग्रेविटी पुल कर रही होगी। तो जैसे ही नीचे के लिए फोर्स लगेगी प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो आइस है वो सिर्फ उसी रीजन पे मेल्ट होने लग जाएगी, सिर्फ इसी रीजन पे मेल्ट होगी। अब मेल्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है ये नीचे चला जाएगा। अब जैसे जैसे ये नीचे 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 जाएगा, ऊपर तो प्रेशर खत्म हो गया, तो ऊपर वापस से वो फ्रीज होने लग जाएगी, एंड धीरे धीरे हमारी ये जो तार है ये नीचे आने लग जाएगी। इसी को रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। पहले मेल्ट होगी प्रेशर की वजह से, देखो यहाँ पे वेट लगा दिया है तो बर्फ के अंदर तार चले गई। When the wire has passed, water above the wire freezes again. जब ये जो वायर पास कर जाएगी नीचे, देखो पहले ऊपर थी, अभी नीचे चले गई। जब ये नीचे चले जाएगी ना तो वायर फ्रीज हो जाएगा फिर से, जो ऊपर था तो फिर से यही सेम चीज होगी। तो वायर passes through the slab and the slab does not split due to increase in pressure. Ice melt below the wire at low temperature. Increase in pressure, decrease in melting point. एंड रेगुलेशन की वजह से ही ऐसे स्कीइंग लोग कर पाते हैं, क्योंकि बर्फ उसका भी तो कुछ फ्रिक्शन होगा ना। बट जब जो स्केटिंग्स होती हैं इसके एकदम लीनियरली वो जो शार्प एजेस होती हैं उनसे प्रेशर क्रिएट होता है इस पे, जो मेल्ट करती हैं इसको, जिससे पानी का फॉर्मेशन होता है एंड फ्रिक्शन कम हो जाता है एंड वो अच्छे से स्लाइड कर पाते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पे लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट, जिस टेम्परेचर पर करेंगे उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये वाला पोर्शन आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पोर्शन बॉइलिंग पॉइंट है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस आल्सो डिपेंड अपॉन प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे कुकर के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। वाई कुकिंग इज डिफिकल्ट ऑन हिल्स, क्यों, क्योंकि हिल्स पे ज़्यादा प्रेशर होता है। एट हाई अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर, हाँ देखो हिल ऐसा है ना, एंड ये प्लेन एरिया है, तो हवा यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हवा है यहाँ पे हम देखो ऑलरेडी ज़्यादा हाइट पे ना, तो हमारे ऊपर कितनी हवा है, कम हवा है। लेकिन यहाँ पे कितनी हवा है, यहाँ पे ज़्यादा हवा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हवा ज़्यादा है ना, हमारे सर के ऊपर अमाउंट ऑफ ज़्यादा, यहाँ पे कम है। तो हाई अल्टीट्यूड में प्रेशर आपका लो होता है, लो अल्टीट्यूड में आपका प्रेशर ज़्यादा होता है। लोअर अल्टीट्यूड में हायर अल्टीट्यूड में प्रेशर लो होता है देन एट द सी लेवल, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिड्यूस एट द हिल। ऐसे लेटेंट हीट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आई गेस ये लास्ट टॉपिक होगा।
amount of heat per unit mass transferred during change of state of the substance at the same temperature and pressure. amount of heat per unit mass, कितना amount of heat चाहिए है per unit mass को transfer during change of state, एक state को change करने से, ठीक है, at the same temperature और same pressure पे, same temperature पे same pressure पे एक यूनिट मास को कितनी हीट दी जाए कि वो अपना स्टेट ही चेंज कर दे, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट Q है, मास ऑफ द सब्सटेंस M है, Q इज इक्वल्स टू ml आ गया, वेयर L इज इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस आ गया। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर kg, ठीक है। L आ गया ना Q अपॉन M, तो जूल पर kg। लेटेंट हीट, फेज चेंज अगर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो उसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको LF से डिनोट करेंगे। अगर फेज चेंज लिक्विड से गैस हो रहा है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। फॉर वाटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू ये है, एंड 3.33 into 10⁵ जूल ऑफ हीट इज नीडेड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसी का मीनिंग बता रहा है। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इतना है, ठीक है, इसको रीड करना है। 22.6 into 10⁵ जूल ऑफ हीट इज नीडेड टू वेपराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यह आपके लिए क्वेश्चन रख देते हैं। एट 100 डिग्री सेल्सियस बर्न फ्रॉम स्टीम इज यूजुअली मोर सीवर देन दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आप स्टीम ले लो और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आप वाटर ले लो, तो स्टीम से हम ज़्यादा जल जाते हैं, पानी से हम कम जलते हैं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे दिखा रहा है बर्न फ्रॉम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा होगा, एंड स्टीम से ज़्यादा सीवर हो जाएगा क्योंकि उसकी लेटेंट हीट ज़्यादा होती है, स्टीम की जब लेटेंट हीट ज़्यादा होती है इसलिए, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़ना है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। एक ऐसे हमने कर्व बना दिए, यहाँ पे प्रेशर ले लिया, यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया, -220 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सॉलिड ये है, सॉलिड इधर है, लिक्विड इधर है, और वेपर्स यानी कि गैस इधर है। इस पोर्शन में सॉलिड है, इस पोर्शन में लिक्विड है, इस पोर्शन में गैस है। ये O एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं, तो इसी पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। B से O क्या है? सब्लिमेशन कर्व है। A से O क्या है? A से O फ्यूजन कर्व हमने बना दी। C से O क्या बना दी? C से O हमने वेपराइजेशन कर्व बना दी। अब इस पॉइंट को पढ़ो, द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द फ्यूजन कर्व, वेपराइजेशन कर्व और सब्लिमेशन कर्व, जहाँ पे तीनों कर्व मीट करती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं, उसी को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। सिंपल है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज में हो उसकी वैल्यू ये है 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस, 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल्स या 0.006 एटमॉस्फेयर पर, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट भी हो गया। एंड ये आपकी अभी तक की समरी है। स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से, लेटेंट हीट इज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कैलोरीमीटर और हीट ट्रांसफर। ये जो कैलोरीमेट्री है ना, ये आपने अपने फिजिक्स प्रैक्टिकल में पढ़ रखा है, जो आपकी प्रैक्टिकल है उसी में, ये उसी से लेना देना है, ठीक है। कैलोरीमेट्री जो है आपको, ये आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम आपको पता है ना, कैलोरीमेट्री आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो। ये बेसिकली एक सेटअप होता है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। हाँ, ये जो सेटअप है ना, ये आपका कैलोरीमेट्री है, कैलोरीमीटर है, ठीक है।
इससे आप नहीं पढ़ोगे, ये प्रैक्टिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाता है। तो हम सीधा आगे बढ़ेंगे, कहाँ, हीट ट्रांसफर पे बढ़ेंगे। ठीक है, हम हीट ट्रांसफर पे पढ़ेंगे अभी। तो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हीट ट्रांसफर कहते हैं। हीट ट्रांसफर क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, उसी को हम हीट ट्रांसफर कहते हैं। तो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, देखो जब हम टच करते हैं तो कंडक्शन हो रही है। कन्वेक्शन मतलब उसके ऊपर रख दिए तो वेव्स बनती हैं। रेडिएशन मतलब दूर पे भी रेडिएशन आ जाती हैं। ठीक है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीनों एक ही डायग्राम में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट between two adjacent part of the body, usually solid because of their temperature difference. Conduction is the mechanism of transfer of heat between two adjacent parts of the body. Two adjacent parts of the body के बीच में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उसको कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे फ्राई पैन, टू पार्ट्स है ना, इसको जब हम टच करेंगे ये भी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो चुकी है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एंड कंडक्शन की वजह से ये भी गर्म हो गया। हीट ट्रांसफर हैपेंस विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, हीट कंडक्शन, टच, सिर्फ टच से भी हीट बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माइनस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही है। ठीक है, ये पूरा है, माइनस नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ, h इज इक्वल्स टू ए, ये कांस्टेंट ए एंड टेम्परेचर, अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डाल दिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस टी सी माइनस टी डी। ये टी सी है, ये टी डी है, ये सी टेम्परेचर पता है, डी टेम्परेचर पता है एंड लेंथ। हीट कंडक्शन की ये आपकी हीट फ्लो की ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट के डाल दिया है तो एक कांस्टेंट आ गया। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। वेयर की इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड ऐसे यूनिट ऑफ के क्या होता है? जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, तो द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फॉर अ मटेरियल द मोर रैपिडली विल इट कंडक्ट हीट। एंड यहाँ पे डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी दे दी है: सिल्वर, कॉपर, अल्मोनियम, आइस, गैस, सॉरी ग्लास, कॉन्क्रीट, वाटर, हाइड्रोजन, एयर। तो याद रखना चाहोगे, अच्छी बात है। तो ये आपके मेटल्स हैं, ये आपके नॉन मेटल्स हैं, ये आपकी गैसेस हैं। Why some cooking pots have copper coating on the bottom? ये आपके लिए फिर से क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपर की कोटिंग क्यों होती है बॉटम पे? ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर है, आप देख सकते हो। Being a good conductor of heat, copper promotes the distribution of heat over the bottom of the pot for a uniform cooking. आपने मान लो कोटिंग कर दी इसकी कॉपर की, तो हर जगह से वो गर्म हो जाएगा क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, उसकी अच्छी कंडक्टिविटी है। ठीक है, उससे होगा क्या, हर पार्ट ऑफ जो भी फूड पार्टिकल आपने बनाए रखे हैं उस बर्तन के अंदर, वो सारे यूनिफॉर्मली कुक होंगे। अब कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। जब एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर होता है तब कन्वेक्शन होता है। इट इज पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड्स। Convection can be natural or forced. In natural convection, gravity plays an important role. Boiling of water या फिर ऐसे अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं। ठीक है, natural convection is responsible for many familiar phenomena. During the day, the ground heats up more quickly than larger body of the water. ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये गर्म हवा छोड़ता है, तो यहाँ से ठंडी हवा चले जाती है।
एट नाइट द ग्राउंड लूजेज इट हीट, ये जल्दी गर्म ठंडा हो जाता है बट इसके पास गर्मी रहती है, तो ये गर्म हवा अब फेंक रहा है. एंड द वाटर सरफेस इज वार्मर देन लैंड. In forced convection, material is forced to move by a pump or by some other physical means. The common examples of forced convection system are forced air heating system in home. तो ऐसे रूम हीटर हमें मिले ना, उनको कन्वेक्शन कहते हैं. ठीक है, ये वो कन्वेक्शन प्रोसेस करते हैं. यहाँ पे हम हवा भेज रहे हैं एंड यहाँ पे वो हीट हो रहा है एंड हमें गर्मी मिल रही है. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी यही होता है. ठीक है, कूलिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन में भी यही होता है. उसके बाद अब है रेडिएशन. कंडक्शन और कन्वेक्शन हम पढ़ चुके हैं ना. हाँ, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सोर्स और रिसीवर एंड ऑल्सो विदाउट हीटिंग इंटरवीनिंग मीडियम. कन्वेक्शन में मीडियम रोल प्ले करता है, रेडिएशन में कोई भी मीडियम नहीं होता है. ठीक है, सीधा सूरज से अर्थ पे गर्मी पहुंच जाती है. किसकी वजह से? रेडिएशंस की वजह से. ऐसे रेडिएशंस की वजह से. एनर्जी ऑफ रेडिएशन ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी. एनर्जी ऑफ रेडिएशन ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए एंड उसी को हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं. ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को 12th में अच्छे से पढ़ेंगे. ये जो ब्लू कलर की वेव्स हैं ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो रेड कलर की वेव्स हैं ये आपके मैग्नेटिक फील्ड है एंड ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव्स में आपने अच्छे से पढ़ा है ये. तो ऑल बॉडी एमिट रेडिएंट एनर्जी वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, उसको हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं. रेडिएशन बाय अ रेड हॉट आयरन कुछ ऐसा दिखता है. लाइट फ्रॉम अ फिलामेंट लैम्प कुछ ऐसा दिखता है. When thermal radiation falls on a body, it is partially reflected and partially absorbed. थर्मल रेडिएशन जब किसी भी बॉडी पे पड़ती है तो पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है और पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है और पार्शली एब्जॉर्ब हो जाती है. The amount of heat that a body can absorb by radiation depends on the color of the body. अब अमाउंट ऑफ हीट कितनी एब्जॉर्ब हो सकती है रेडिएशन पे, वो डिपेंड करता है उसका कलर क्या है. ठीक है, ये मैं इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ आप पढ़ चुके हो 9th और 10th में. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारा 9th में था. जस्ट मुझे रीड आउट करना है ताकि आपको पता चले सिलेबस में क्या क्या है. ठीक है, ब्लैक बॉडी जो होती है वो ज़्यादा एमिट करती है रेडिएंट एनर्जी बेटर देन बॉडीज ऑफ लाइटर को. ये ज़्यादा एब्जॉर्ब या एमिट करती हैं रेडिएंट एनर्जी को ब्लैक बॉडीज कंपेयर टू लाइटर कलर्स. ब्लैक बॉडी. वाई वी वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर एंड ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर. ये आपके लिए फिर से क्वेश्चन है. लाइट कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब द लीस्ट हीट from the sun and black color clothes maximum heat from the sun. ठीक है, थर्मस बॉटल ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैंने इसमें डाल दिया है, जस्ट आप रीड कर सकते हो. इसको आपको रीड करना है. ठीक है, ये मैंने आपके इधर स्क्रीन ला लिया, आप इसको पॉज करो. थर्मस बॉटल कैसे काम करती है यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है.